हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के हमारे सेशन में हम करेंगे 2018 का पेपर। ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग। जितने क्वेश्चन आज डिस्कस हो पाएंगे इस वीडियो में उतने करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप सभी को पता होगा, आप चैप्टर पढ़ने के बाद सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, दैट इज रेट कांस्टेंट। तो ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का एट टेम्परेचर T+10 एंड T। तो ये आपका रेशियो हो गया K T+10 पर और K एट टेम्परेचर T पर। ये क्या होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट of a reaction at 40 degree Celsius is exactly twice at that of 30 degree Celsius. Then the energy of activation is approximately, और हमें निकालनी किस में है, किलो कैलोरी पर मोल में। तो हम बस यूनिट्स का ध्यान रखेंगे कि जो हम यूनिट लेंगे वो किलो कैलोरी में लेंगे ताकि हमारा जो आंसर आए वो किलो कैलोरी में आए। तो आपको फॉर्मूला पता है, नेचुरल लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसने बोला है कि एट 40 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका रेट कांस्टेंट एग्जैक्टली ट्वाइस हो गया, तो हम इसको मान लेते हैं ये हो गया आपका 2K और ये K इज इक्वल टू ई। आपको फाइंड आउट करना है आर की वैल्यू। अगर उसने आंसर कैलोरी में पूछा है तो आप आर की वैल्यू कैलोरी में ही लेंगे। तो आर की वैल्यू कैलोरी में वैसे 1.98 होती है, लेकिन आप अप्रोक्स 2 ले लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी जिससे। और टेम्परेचर आपका क्या दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस और 30। तो इनको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 ऐड करके। तो ये आपका हो जाएगा 313 माइनस 303 अपॉन 313 इंटू 303। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे, 0.693 होती है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से EA की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सब वैल्यू आपको दी हुई है और आंसर आपका आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Lindemann mechanism of unimolecular reaction, the observed order at low concentration। आपको लो कंसंट्रेशन पर बतानी है कि कौन सा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो जो आपका लिंडमैन मैकेनिज्म होता है वो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हाई प्रेशर होता है हमारा, हाई प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन पर, क्योंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT और P इज इक्वल टू N/V RT, और N/V आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू CRT। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाई प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन कुछ भी दिया हो उस पर आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर। और लो प्रेशर या फिर लो कंसंट्रेशन पर आपका होता है सेकंड ऑर्डर। ठीक है, जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर। तो हाई प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर, और लो प्रेशर हो या फिर लो कंसंट्रेशन हो तो सेकंड ऑर्डर।
तो यहाँ पे उसने पूछा लो कंसंट्रेशन पर, तो आपका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है chemical reaction that proceed from reactant to product through one or more intermediate stage is called। तो आपको पता है ऐसी रिएक्शन को जो वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेज जिनमें बनती है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज कंजिक्यूटिव रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, O3 से आपका O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ओजोन से O2 प्रोसीड्स, उसके दो आपके स्टेप दिए हुए हैं, एक फास्ट स्टेप एक स्लो स्टेप। आपको रेट लो एक्सप्रेशन बताना है फॉर दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको पता है जो आपका स्लो स्टेप होता है उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो आप स्लो स्टेप के लिए लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू मान लीजिए ये आपका के है, स्मॉल के, ठीक है। तो रेट क्या हो गया आपका के और जो आपके रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट में क्या है O और क्या है O3, ठीक है। ये आपका हो गया रेट। अब आपको पता है कि जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट होती है, मतलब O3 और O2, तो यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी है, O। उसको आप जो है रेट में नहीं लिख सकते, उसको आपको क्या है चेंज करना पड़ेगा, या तो O2 में या O3 में, ठीक है। तो हमें मेनली इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट करना है। तो आप अपने फास्ट स्टेप पे आ जाइए। तो फास्ट स्टेप से आप लिख सकते हैं कि मान लो ये है आपका K1 और ये है आपका K2, कि K1 बाय K2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब O2 और इंटू O अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है O3। तो यहाँ से O को आप पुट कर सकते हैं। भाई फास्ट रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हैं कि जो आपके रेट कांस्टेंट है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपने लिख दी है। तो यहाँ से आप O की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो O की वैल्यू क्या हो जाएगी K1 बाई K2 और इंटू O3 अपॉन O2, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी O की, ठीक है। तो यहाँ से आप ये एक आपकी इक्वेशन आ गई नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन हो गई रेट की, दैट इज 1। आप इक्वेशन 2 से O की वैल्यू जो इंटरमीडिएट O बना था उसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा R स्मॉल के, और O की वैल्यू क्या हो गई K1 अपॉन K2 O3 अपॉन O2, और उसमें ऊपर क्या था O3 एज इट इज, ठीक है। तो इन सबको आप एक कैपिटल के में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको एक कैपिटल के लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट जितने भी हैं हमारे, ठीक है। और ये हो गया O3 का तो स्क्वायर हो गया, और नीचे O2 नीचे है आपका, तो ये क्या हो गया इनवर्स हो गया, O2 का क्या हो गया इनवर्स हो गया, सॉरी दैट इज -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है जिसमें इसका स्क्वायर है और इसका -1 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 93.75% कंप्लीशन ऑफ सेम रिएक्शन इन आवर्स। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मेरी जो वीडियोस है प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक वीडियो मिलेगी केमिकल काइनेटिक ट्रिक्स नाम से। वहाँ पर आप जो है इसकी ट्रिक देख सकते हैं, जिससे क्या है डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं, हमें पूरा सोल्व करने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। तो आप उसे ज़रूर देख लें। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पर कराऊंगी, ज़ीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पर, ठीक है, कि अगर आप कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज करें तो टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन A, अगर मैं इसको कर दूं हाफ, मतलब A/2, ठीक है, कितना होगा ये 50%, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए मान लीजिए आपका टी हाफ था X, टी हाफ की वैल्यू क्या थी X। अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को फिर से हाफ कर दिया, मतलब ये क्या हो गया अब A/4 है ना, तो 50 का हाफ कितना हो गया 25,
तो यहाँ से 50 + 25 कितना हो गया 75%। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से हाफ किया था, लेकिन क्या टी हाफ में कोई चेंज होगा? नहीं, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उसका टी हाफ पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो वो कितना रहेगा, x का x ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से हाफ कर दूं, मतलब ये हो गया a/8। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी कि 75 का हाफ करेंगे, 50 प्लस हाफ ऑफ 75 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 87.3%। मतलब यहाँ तक कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 87.3%। क्या अब इसके हाफ लाइफ में कोई चेंज होगा टी हाफ में? यहाँ से यहाँ तक नहीं, वो कितना रहेगा, x का x रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका फिर से हाफ कर दूं, दैट इज a/16, तो ये क्या हो गई, आप 87.3 का हाफ करेंगे प्लस 50, तो ये कितना आ जाएगा 93.75%। तो यहाँ तक कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 93.75 रिएक्शन। लेकिन यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो टी हाफ क्या रहेगा, x का x ही रहेगा, है ना। तो इन सब के लिए अब देखो 50% के लिए तो टी हाफ था x, 75 के लिए कितना हो गया, एक तो ये वाला x प्लस ये वाला x, मतलब यहाँ तक एक x इतना टाइम, और यहाँ तक के लिए भी वापस x ही, तो ये कितना हो गया x प्लस x 2x। तो 75 के लिए कितना हो गया 2x। ऐसे ही 87 के लिए कितना हो गया x प्लस x प्लस x, तो कितना हो गया 3x। ठीक है, और इसके लिए कितना हो गया x प्लस x प्लस x प्लस x, कितना हो गया 4x। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 75% रिएक्शन के लिए जो है कितना है टाइम पीरियड, 30 मिनट्स है। मतलब यहाँ तक की जो आपकी रिएक्शन है वो कितने मिनट्स में हो रही है, 30 मिनट्स में। ठीक है, यहाँ तक की 30 मिनट में हो रही है, मतलब 15 यहाँ की होगी प्लस 15 यहाँ की होगी, है ना, तब जाके मतलब 50% आपकी 15 मिनट में कंप्लीट हो रही होगी, और आगे भी वही 15, तो 15 मिला के कितने हो गए 75 तक 30 मिनट्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ के भी 15 और यहाँ के भी 15, तो टोटल आप 93.75 तक निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 15 + 15 + 15, तो कितना हो गया आपका 60 मिनट। और 60 मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 की 1 आवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.635 ग्राम ऑफ अ प्रोटीन इन 100 ml water has an osmotic pressure due to protein of 2.35। यहाँ पर mm of Hg या cm of Hg इसका जो यूनिट है वो थोड़ा चेंज कर लेंगे। at 27 डिग्री सेल्सियस द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT। ठीक है, और यहाँ पर C आपका क्या होता है N/V, मोलरिटी होता है इंटू T। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका गिवन मास मान लीजिए WB और मोलर मास मतलब MB, तो ये कितना हो गया WB/MB इंटू V R इंटू T। अब आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको पाई दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, वेट भी आपको दे रखा है 0.635। ठीक है, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 ml, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है कि वॉल्यूम जो है मोलरिटी में किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, इसको लीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 0.082, है ना, आर की पाई की यूनिट के हिसाब से हम आर की यूनिट्स लेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे MB की वैल्यू, मतलब मोलिकुलर वेट की वैल्यू जो आएगी आपके 69000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर सोल्यूट्स शोइंग एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ वैन होफ फैक्टर। ठीक है, वैन होफ फैक्टर आपका होता है I। तो कह रहा है जो सोल्यूट्स एसोसिएशन दिखाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, उनके लिए I की वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, जब ये जुड़ जाएंगे मतलब क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे,
तो 2 मॉलिक्यूल से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये आपका है, क्या होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और ये आपका हो गया 6। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 2 मॉलिक्यूल थे, अब वो 1 में कन्वर्ट हो गया है ना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी कि पहले जितने मॉलिक्यूल थे उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, है ना, 1 से कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन की, ठीक है, डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन में क्या होता है कि आपके जो भी मॉलिक्यूल है आपको दिया हुआ है वो टूट जाएगा अपने आयंस में। तो उस केस में क्या होगा कि आई की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 1। जैसे कि मान लीजिए आपके पास MgCl2 है, ठीक है, ये टूट जाएगा अपने आयंस में Mg+2 प्लस 2 क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, जो आई की वैल्यू होती है वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू, वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1। तो डिसोसिएशन के केस में आयंस बढ़ जाते हैं, इसलिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के केस में वो जुड़ जाते हैं और आई की वैल्यू आपकी हो जाती है लेस देन 1। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा है, एसोसिएशन, मतलब जब जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, आयंस कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। सो आई की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सी है जो कंसंट्रेशन टर्म है, मेजरमेंट टर्म जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम टर्म आ जाती है वो तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। जिसमें सिर्फ मास की टर्म्स होती है, जो मास होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपकी जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर, तो मोलैलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बाकी सब में वॉल्यूम टर्म यूज होती है, इसलिए डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 0.220 gram of a substance dissolved in 22 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.283, then molecular weight of the substance is, और Kf की आपको वैल्यू दी हुई है। तो आप सभी को पता है कि आपका डेल्टा TF, जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम, एम यहाँ पर होती है आपकी मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी का भी आपने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पर KF की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, डेल्टा TF भी गिवन है 0.283, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप मोलैलिटी को खोल देंगे, TF इज इक्वल टू KF, और मोलैलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास मतलब A इन kg, ठीक है। अगर ग्राम में होगा तो आप 1000 से इंटू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो आपका सोलवेंट है वो क्या है, बेंजीन है, ठीक है, जो कितना दिया हुआ है 22 ग्राम, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अगर ग्राम में दिया हुआ है, अगर आप पुट करेंगे ग्राम से तो ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से इंटू कर देंगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और नंबर ऑफ मोल्स को खोल लेंगे किसमें, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू MA, अगर और M में आपका ग्राम में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, KF की वैल्यू गिवन है, WB भी गिवन है, WB आपका गिवन है 0.220 ग्राम, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, मोलिकुलर वेट निकालना है सब्सटेंस का, ठीक है। निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 128.9, ठीक है। ये आपका सॉरी W लिखेंगे आप, मास ऑफ सोलवेंट है ना, मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, तो इसको W लिखेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सोलवेंट आपको गिवन ही है 22। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं मोलिकुलर वेट, MB की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 128.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है।
तो जो आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं कौन से, जो ओबे करते हैं रोल्स लॉ को, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होती है कि आपकी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होती है कि अगर आपके पास दो लिक्विड है, अगर आप उनको मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होती है, प्लस आप उनको मिक्स कर रहे हैं तो एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दोनों चीज़ें ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml each of 1 molar AgNO3 and 1 molar NaCl are mixed. The nitrate ion concentration in the resulting solution. आपको नाइट्रेट की क्या है कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया, देखो आपको दिया हुआ है 100 ml है किसका, AgNO3 का। ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 1 मोलर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं AgNO3 के, है ना। आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ से मोलरिटी कितनी है, 1 मोलर दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं और वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, और आपको किस में लेना है, लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल, 1 मोल, ये किसके आ गए आपके AgNO3 के। ठीक है, अब आपको टोटल वॉल्यूम आपकी कितनी है, 100 ml इसका और 100 ml, अच्छा 100 ml ईच ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का 100 ml है, तो ये हो गया 100 + 100 कितना, 200 ml। ठीक है, तो मोलरिटी निकाल सकते हैं किसकी, नाइट्रेट आयन की, हमें नाइट्रेट आयन की ही चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल्स कितने हो गए 0.1 और वॉल्यूम कितनी हो गई 200, और ये आपकी ml में है तो 1000 से कर देंगे इनटू, तो ये आ जाएगी 0.5 मोलर। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन की मोलरिटी कितनी आ गई, 0.5 मोलर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 0.5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर अ 2 कंपोनेंट सिस्टम द रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन इज। तो आपने जब फेज पढ़ा होगा तो आपने पढ़े होंगे फेज रूल, जो आपका नॉर्मल फेज रूल होता है, नॉर्मल फेज रूल वो आपका क्या होता है कि रिलेशन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कंपोनेंट में एंड फेज में। तो फेज रूल आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C दैट इज कंपोनेंट माइनस P फेज प्लस 2, ये आपका होता है फेज रूल। ठीक है, नॉर्मल। जब आप रिड्यूस्ड फेज रूल लिखते हैं, रिड्यूस्ड फेज रूल, ठीक है, तो रिड्यूस्ड फेज रूल का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको एट कांस्टेंट प्रेशर पर लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो आपका फेज रूल क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 एज इट इज, -1 रिड्यूस्ड के लिए आप -1 कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू C माइनस P और प्लस 2 -1, तो ये कितना बच गया, +1। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिड्यूस्ड फेज रूल। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है 2 कंपोनेंट सिस्टम, मतलब कंपोनेंट आपके कितने हैं, C आपका कितना है 2, तो F आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 माइनस P प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3 माइनस P। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया F इज इक्वल टू 3 माइनस P। अच्छा, अगर आपको कभी देता है कि आपको प्रेशर भी कांस्टेंट दे दिया और टेम्परेचर भी कांस्टेंट दे दिया, अगर दोनों चीज आपको कांस्टेंट दे दे, तो आप जो रिड्यूस्ड फेज रूल लगाएंगे वो लगाएंगे F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, तो एज इट इज -1 की जगह अब आपको -2 करना है, मतलब F आपका क्या बच जाएगा, C माइनस P। अगर आपको कंडीशन दी हुई है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है तब। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, A system that can exchange energy but not matter with the surrounding is called। जो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है बट मैटर को एक्सचेंज नहीं करता, तो दैट इज क्लोज सिस्टम, क्योंकि ओपन आपके दोनों को चेंज कर सकते हैं, आइसोलेटेड ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं ना मैटर, और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज कैटलिस्ट। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।